शुरुआत ही हम एक बड़ी खबर के साथ करने वाले हैं क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक बड़ा दावा किया जा रहा है। अमेरिका ने कहा है कि हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया गया है। ईरान के और भी जहाजों को डुबोने की बात युद्ध के दूसरे दिन से अमेरिका की तरफ से लगातार हो रही है और उसमें आज हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को डुबोने का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। ईरान की ओर से भी दरअसल अमेरिका के चाहे युद्धपोत हो चाहे नेवल बेसेस हो उन पर भी आक्रमण किया जा रहा है, लेकिन अधिकांश जो मिसाइलें और ड्रोन्स हैं उनको हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है। पर मुमकिन है कि ईरान पर असर इसका हुआ हो, ईरान का युद्धपोत डुबोने का दावा अमेरिका की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस समय जुड़ रहे हैं। सुमित, नेवल जो उनके जितने भी एसेट्स हैं उस पर चुन चुन के प्रहार अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, ये बड़ा झटका ईरान को। कि बिल्कुल, अगर आप देखें कि अमेरिका लगातार इस बात का दावा, पहले आप स्टेटमेंट सुनिए जब डोनाल्ड ट्रंप ने बात ये कही थी कि उन्होंने 10 से 11 लगातार उनकी वॉरशिप्स को टारगेट किया और अब वो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी जब INS डेना की हम बात कर रहे हैं इनकी, तब आप मानिए कि ये वो गाइडेड मिसाइल इंडिजीनियस शिप था जिसका इस्तेमाल 2021 से ही, जिसको कमीशन 2021 में किया गया था। इस पर कई ऐसे मिसाइल्स लगे हुए हैं, आप कह सकते हैं इन पर कई टॉर्पीडोज लगे हैं जिसका इस्तेमाल ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि इनके रक्षा के लिए, ईरान की नेवी के लिए, बल्कि जो अमेरिका की तरफ से अगर कोई अटैक होता है तो उसके लिए भी किया जा रहा था। उसी को लगातार टारगेट कर देना, और वो भी आप मानिए कि उसके ऊपर नजर रखी जा रही होगी। अमेरिका ने इन टारगेट्स को पहले ही लॉक कर लिया गया होगा और इनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। यानी अगर ये महासागर में मौजूद था तो उसकी पूरी लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है। ऐसे में ईरानी युद्धपोत को डुबाने पर 80 लोगों की मौत की खबर भी लगातार चलता आ रही है। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि कैसे हर मेजर एसेट्स को, हर मेजर इक्विपमेंट को ईरान नेवी के टारगेट किया गया। और इसके पीछे की स्ट्रेटेजी आप समझिए, क्योंकि अमेरिका को लगातार ये खतरा था कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट कर सकते हैं ये फ्रिगेट्स, ये लगातार मिसाइलें, और शायद इसी वजह से इन सभी को पिन पॉइंटेड लोकेशन पर ट्रैक किया जा रहा था, इनको टारगेट किया गया और एक ही बार में अमेरिका ने इन सभी खतरों को निष्क्रिय कर दिया। देखिए, बड़ी खबर यह है, 80 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इससे बड़ी संख्या में लापता होने की खबर पहले भी आ रही थी। जब भी कोई युद्धपोत होता है तो उसका आकार और उसके ऊपर जो स्ट्रेंथ होता है, जो नौसैनिकों का स्ट्रेंथ होता है वो बड़ा होता है। और इसीलिए अगर किसी भी देश के युद्धपोत को डुबोया जाता है तो समझ लीजिए उसकी एक पूरी की पूरी सैन्य टुकड़ी के बर्बाद होने जैसा होता है। सुमित, बिल्कुल, और देखिए ये बात हमेशा आप किसी भी के, अगर आपको किसी का मोराल तोड़ना हो, लगातार उस पर ऐसे अटैक किए जाते हैं जो उसके सबसे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट बेसिस हो, उसके कमांड कंट्रोल सेंटर और उसके शिप्स हो। तो ऐसे में अगर अमेरिका ने इस शिप को टारगेट किया है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एक मॉडर्नाइज इंडिजीनियस ईरान का खुद का बनाया हुआ वो शिप था जिसको आप कह सकते हैं एक गाइडेड मिसाइल से लैस एक फ्रिगेट थी, जिसको टारगेट करने का पीछे का मकसद ये था कि एक चोट पहुंचाई जाए उनके मोराल पर। और शायद अभी इस समय ईरान की पूरी नेवी इस समय ऐसे माहौल पर है, ऐसे हालात पर है जहां पर उनके पास कोई ऐसी काबिलियत नहीं बचती। आप सबमरीन्स की बात कर लीजिए, करीबन 20 से 25 सबमरीन्स का जखीरा उनके पास है, 100 से ज्यादा के शिप उनके पास मौजूद है। लेकिन जब आप उनके सबसे अत्याधुनिक, सबसे ज्यादा रिसेंट इंडक्टेड वेपन्स को, उनके शिप्स को टारगेट करते हैं तो उसके पीछे की साइकोलॉजी की, उसके पीछे का प्रेशर साफ होता है कि देखिए हम आपके सभी एसेट्स को, सभी आपके इक्विपमेंट्स पर नजर बनाए रखे हैं और एक फेज के अंदर उनको हम आप कह सकते हैं कि मार गिरा सकते हैं, उनको बर्बाद कर सकते हैं। किस तरीके से ये पूरी एक मुहिम चल रही है, कैंपेन के तौर पर नेवल एसेट्स को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सुमित सीधे तौर पर ईरान की तरफ से भी जितनी भी थ्रेट्स आ रहे हैं, जितनी चेतावनी आ रही है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की आ रही है। वहां पर नेवल वेसल्स जो न केवल हैं बल्कि मर्चेंट वेसल्स को भी टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से भी और उसकी प्रॉक्सीज के भी तरफ से। और इसीलिए न केवल अमेरिका और इजराइल बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये चुनौती इस समय बनकर वहां पर खड़े हैं। तो श्वेता देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक प्रेशर पॉइंट था जिसका इस्तेमाल ईरान रह रहकर ना सिर्फ आप मानिए दुनिया भर के तमाम देशों को बल्कि मिडिल ईस्ट के अपने पड़ोसी मुल्कों को भी डराने के लिए करता रहता था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कहा जाता था कि हमारी नेवी जब चाहे इसको ब्लॉक कर सकती है और पूरी दुनिया की जो आप कह सकते हैं तेल की जो मूवमेंट है उसको ब्लॉक कर सकती है। मुझे लगता है कि ना सिर्फ ये प्रेशर अमेरिका के ऊपर बल्कि मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ से भी आया होगा कि देखिए अगर ऐसा होता है तो फिर निश्चित तौर पर हमारे पास कुछ करने के लिए कुछ बचेगा
चलेगा नहीं, हमें ईरान का समर्थन करना पड़ेगा। और शायद इसी प्रेशर पॉइंट को खत्म करने के लिए लगातार ईरान की नेवी को ना सिर्फ कमजोर किया गया बल्कि उसके मेजर एसेट्स को, मेजर इक्विपमेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। और इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी भी मैं बता देता हूं, हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जाकर अमेरिका ना सिर्फ उसको कंट्रोल करे बल्कि अपने इतने ज्यादा अपने वेपन्स वहां पर भेज दे, अपनी इतनी ज्यादा मूवमेंट कर दे कि ईरान की नेवी दोबारा से उस इलाकों को, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या बंदर अब्बास के इलाके हो, वहां पर अपनी प्रेजेंस को शो नहीं कर पाए, वहां पर आप कह सकते हैं उस इलाके पर अपना प्रेशर कंट्रोल बिल्कुल खो दे। श्वेता, हालांकि इसके साथ साथ हम सुमित अपने दर्शकों को यह भी बताएं कि ये चूंकि जिस हिस्से में, जिस इलाके में ये ईरानी जहाज डुबोया गया है हिंद महासागर में, ये श्रीलंका के कोस्ट के पास था और भारत में एक एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के बाद वापस जा रहा था। श्रीलंका जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उसमें श्रीलंका सीमा के पास ये हुआ है जिसमें 80 लोगों की मौत हुई है। हिंद महासागर में इस ईरानी शिप को डुबोया गया है भारत की एक्सरसाइज के बाद। अब सीधे तौर पर दुनिया में जहां जहां भी उसके एसेट्स हैं, नौसेना के कार्यक्रम में भले वो हिस्सा लेने आया था जहाज, लेकिन एक ऐसा देश है जो वॉर में इन्वॉल्व है अमेरिका के साथ, और भारत के युद्धाभ्यास के बाद मिलन 2026 के बाद वो वापस लौट रहा था जहां सबमरीन के हमले से उसे डुबोया गया है। सुमित, देखिए बिल्कुल श्वेता, लेकिन मुझे इसमें एक पॉसिबिलिटी लगती है कि एक चीज़ अगर आप गौर करें कि ऐसा नहीं होता कि ये एकदम से गुजर रहा था, इसको सबमरीन ने ट्रैक किया और इस पर अटैक कर दिया। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के ट्रैकिंग पर ये सारे इक्विपमेंट, सारे जहाज पहले से थे। यानी अमेरिका ने पहले स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि देखिए ये लोकेशंस होगी, ये मेजर एसेट्स होगी नेवी की जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, ये पॉसिबल टारगेट हमारे हो सकते हैं। और तभी जब आप देखिए जैसे ही युद्ध की शुरुआत होती है उसके बाद उन्होंने सबसे पहले तो 10 से 11 शिप्स को लगातार जो बंदर अब्बास या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास मौजूद थे उनको टारगेट किया, फिर उन शिप्स को टारगेट किया जो उनके रेस्क्यू के लिए या फिर वहां पर दोबारा से रीइंफोर्समेंट्स के लिए पहुंचने वाले थे। यानी अगर उनको यह अंदेशा था कि अगर ये इस इलाके में दोबारा मौजूद रहेंगे तो फिर निश्चित तौर पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए, उनके फ्रिगेट्स के लिए, उनके डिस्ट्रॉयर्स के लिए एक खतरा बन सकते हैं। तो पहले ही उन वाटर्स के अंदर उनको एंटर करने से पहले ही उनको निष्क्रिय कर दिया गया। तो ये सारी स्ट्रेटेजी आप कह सकते हैं फेज वाइज तरीके से अमेरिका इनको निभा रहा है और इनको इंप्लीमेंट कर रहा है। पहले आप उन इलाकों पे अपना कंट्रोल जमाते हैं, फिर उनकी मेजर जो आप कह सकते हैं उनकी ताकत है उसको कम करते हैं, फिर रीइंफोर्समेंट के लिए भी जो चीजें आ रही होती हैं उनको भी आप टारगेट करते हैं। और इस सब के बीच तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भारी बमबारी इस समय जारी है। इजरायल और अमेरिका एक ही ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रहे हैं कि एक एक एसेट को बर्बाद कर देना है। ईरान के भीतर मेहराबाद एयरपोर्ट पर भारी बमबारी चल रही है। ईरानी रक्षा तंत्र पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। उनकी जितने भी डिटेक्शन के साधन हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। सीधे तौर पर जो दावा अमेरिका की तरफ से सुमित किया गया है कि उनकी स्काइज पर, उनके आसमान पर, हालांकि कब्जा अभी भी हम लगभग 50% से अधिक ही कहेंगे अमेरिका और इजरायल का, लेकिन वो कंप्लीट कब्जा कह रहे हैं 2-3 दिन में हो जाएगा। देखिए मुझे तो श्वेता ऐसा लगता है कि सिर्फ वो उनके एयर डिफेंस को, एयर को डोमिनेट नहीं कर रहे, अब वो उनके वाटर्स को भी डोमिनेट कर रहे हैं। और आप देखिए इसी वजह से हर जगह पर अमेरिका की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने पहले ही अपनी डिप्लॉयमेंट इतनी ज्यादा कर दी थी कि अगर बैकअप के लिए भी टीमें अगर एस्टेब्लिश करनी हो तो ऑलरेडी उस इलाके में मौजूद रहें। तो ऐसे में उनके आप एयर की बात कर लीजिए, आप उनके नेवल पॉइंट की बात कर लीजिए, दोनों को चोक कर दिया गया। अब आखिरी विकल्प बचता है सिर्फ और सिर्फ लैंड, यानी जो बॉर्डर्स एरिया है। हालांकि देखिए अगर ईरान को अगर आप देखें पूरे मानचित्र पर तो आपको नजर आएगा कि 7 राज्यों से, 7 कंट्री से घिरा हुआ करीबन 6000 किलोमीटर का वो लैंड बॉर्डर शेयर करता है 7 अलग अलग देशों के साथ। लेकिन जब आप बंदर अब्बास और इस नेवल एरियाज की बात करते हैं तो ये अकेला एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वैक्यूम क्रिएट करने के पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है कि आप लगातार अपने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को वहां भेजिए, अपने फ्रिगेट्स को वहां भेजिए और मूवमेंट के बाद अपने ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन आप आसानी से कर सकते हैं। आपको किसी देश के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो पॉसिबिलिटी बहुत बाद में होगी, क्योंकि अगर आप अपने फोर्सेस को भेजेंगे तो आपको उनके ग्राउंड फोर्सेस के जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उनको भी निष्क्रिय करना पड़ेगा। शायद इसी वजह से टाइम लेने की बात अमेरिका द्वारा कही जा रही है कि तब तक वो लगातार बम्बारमेंट करते रहेंगे, वो लगातार कारपेट बॉम्बिंग करते रहेंगे और शायद जब ये पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तब वो एक पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि वहां हमारी ग्राउंड फोर्सेस की अगर स्पेशल ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो हम अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों को भेजकर स्पेशल ऑपरेशन कर वापस आ सकते हैं। और इसको लेकर बयान अलग अलग आते ही रहते हैं। कभी ये कह दिया जाता है कि जरूरत पड़ने पर हम अपनी ग्राउंड फोर्सेस को ईरान के भीतर उतारेंगे। अब जिस तरीके से सुमित बता रहे हैं कि स्पेशल फोर्सेस को आप छोटी टुकड़ियों में अपने स्पेशल खास ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए ईरान की सीमा में दाखिल कर सकते हैं। अगर आप एक बार वहां की जो आसमान है
उसको अपने कब्जे में कर लें तो आसमान से आपके लिए ट्रूप इंसर्शन बहुत आसान हो जाता है। आप उन स्ट्रेटेजिक जगहों पर उन लोगों को भेजकर और अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। महत्वपूर्ण 3 चीजें जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ईरानी रक्षा तंत्र पूरी तरह नष्ट होने का दावा अमेरिका की तरफ से, ईरानी युद्धपोत जो कि श्रीलंका के कोस्ट के पास जिसे डुबोया गया है अमेरिकी सबमरीन के द्वारा, और एयरपोर्ट पर, तेहरान के नजदीक एयरपोर्ट पर भारी बमबारी की जा रही है। तो एक तरफ वो डूबता हुआ जहाज जो कि भारत में युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए, मिलन 2026 में हिस्सा लेने के लिए आया था, लेकिन देखिए कि अमेरिकी मौजूदगी कहां कहां तक है। सुमित, ऐसा नहीं है कि आप अगर युद्ध लड़ रहे हैं ईरान के इर्द गिर्द तो आप देखिए श्रीलंका की जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, वह इंटरनेशनल वाटर्स में श्रीलंका बॉर्डर के करीब वो यूएस सबमरीन जो डुबो देता है एक जो ईरानियन युद्धपोत को। बिल्कुल, और देखिए शायद इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका की जो पूरी नेवल पावर है दुनिया में सबसे बड़ी, हालांकि देखिए चीन उनको काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा याद रखते हैं हम लोग कि जब भी आप पावर के साथ, स्ट्रेंथ के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। अमेरिका को एक्सपीरियंस लंबे समय का है कि अगर अपनी डिप्लॉयमेंट का मोबिलाइजेशन करना है, अगर उसको लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर आपको तुरंत मोबिलाइज करना है, तो कौन कौन सी जगहों को, कौन कौन सी इलाकों को एक्टिवेट करना होगा। शायद इसी वजह से हम जब बात करते हैं कि गल्फ ऑफ ओमान के पास उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है, दूसरी तरफ उन्होंने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा पोर्ट ऑफ हाइफा के पास जो इजराइल की सुरक्षा करना है, यानी मिडिल ईस्ट को सिक्योर किया। अब पीछे की तरफ से अगर आप देखें तो सबमरीन्स का एक ऐसा जखीरा भी होता है, एक अंडर वाटर ऐसे भी हथियार होते हैं सबमरीन्स जो वो एक तरीके से भले ही हो समंदर के अंदर हो, लेकिन उनकी ट्रैकिंग किसी ना किसी एक पर्टिकुलर शिप पर रहती है, एक सेट टारगेट पे रहती है। और शायद इसी वजह से आप देखिए कि जैसे ही इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर ये आया, आप कह सकते हैं फ्रिगेट, इसको तुरंत टारगेट कर दिया गया, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये दोबारा से स्टेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ बड़ा एंटर कर दिया तो ये एक रीइंफोर्समेंट का काम करेगा, वो लगातार ईरान की नेवी को मजबूत करेगा। और शायद इसी मौजूदा समय के अंदर अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान की नेवी कहीं पर भी इस इलाके में मजबूत रहे। जब तुलना होती है अमेरिकी नेवी की और ईरान की नेवी की तो बेमानी हो जाती, क्योंकि जिस हद तक अमेरिका की नेवल ताकत है दुनिया में कोई देश उसकी बराबरी नेवी के ताकत के हिसाब से नहीं कर पाता है। और ईरान केवल और केवल अपनी ज्योग्राफिकल पोजीशन, यानी कि जो भौगोलिक उसकी परिस्थिति है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां पर लैंड मास की बीच की दूरी, मतलब समुद्र की अधिकतम चौड़ाई एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर 33 से 34 किलोमीटर के बीच हो जाती है, और उसके लिए अग्रेसिव तरीके से इस पर नियंत्रण करना आसान हो जाता। और सुमित, जिस तरीके से तेल की कीमतों को लेकर चिंता और कैसे तेल आगे बढ़ाया जाएगा, क्रूड ऑयल कैसे वहां से निकलेगा, उसको लेकर चिंता है। अमेरिका अगर अग्रेसिवली इस चीज पर नहीं काम करेगा तो पूरी दुनिया के लिए संकट होगा, और उसमें सारी उंगलियां अमेरिका ही की तरफ उठेंगी कि देखिए आपने क्या कर डाला। बिल्कुल, और देखिए श्वेता, आपने जिस तरीके से बताया कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज की हम बात कर रहे थे कि एक जगह एक पॉइंट तो ऐसा आता है जहां पर 30 से 35 किलोमीटर का ही उसका वो पूरा रेंज, उसका वेट बढ़ता है। लेकिन अब आप मानिए कि ईरान की स्ट्रेटेजी भी पहले अगर आप देखें, ईरान पहले ऑफेंसिव ऑपरेशन की शुरुआत करा। उसने कहा कि देखिए अगर हमको ये आशंका भी हुई तो प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स हम करेंगे, लगातार उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हम डुबा देंगे। लेकिन अब वो कैपेबिलिटीज तो खत्म हो गई, ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए ताकत वो नहीं है, तो अब डिफेंसिव की आप बात कर लीजिए। ईरान ने कोशिश की है कि वहां पर छोटी छोटी बोट्स, यानी जो उनकी कॉम्बैट बोट्स हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट की जाए। अभी जो हाल ही में उन्होंने एक्सरसाइज की थी, 40 से ज्यादा बोट्स का वहां पर डिप्लॉयमेंट किया गया था। इसके अलावा जो अंडर वाटर माइंस है उसकी डिप्लॉयमेंट की बात हो रही थी कि देखिए अंडर वाटर माइंस उन्होंने लगा रखी है, अगर कोई शिप वहां पर पहुंचा तो उसको वो निष्क्रिय कर देंगे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी लगातार ईरान के डोमिनेंस को कमजोर करने के लिए अमेरिका कुछ और बड़े एक्शंस ले सकता है। वो लगातार इनके न सिर्फ शिप्स पर बल्कि उसके आसपास के पोर्ट एरियाज को टारगेट करेगा। IRGC के जो नेवल हेडक्वार्टर्स हैं उनको टारगेट कर रहा है। तो आप मानिएगा थोड़े दिन के अंदर, भले ही ये ऑपरेशन अगर 4-5 दिन और चला या 10 दिन और चला, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि उनके नेवल पावर को लगभग उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो खत्म कर देंगे। अब कुल मिलाकर अगर हम उनकी स्ट्रेंथ को देख लेते हैं तो कॉम्बैट बोट्स छोटे बड़े मिलाकर 145 के आसपास उसका आंकड़ा बताया जाता है सुमित। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से पहले ट्रंप ने कहा 9 डुबो दिए, उसके बाद एक आंकड़ा 17 का भी आया कि 17 के ऊपर भी आघात हो चुका है और बहुत तेजी से डिप्लीट होती जा रही है ईरानियन नेवी। लेकिन इस समय एक और बड़ी खबर हम आपको दिखा दें, ईरानी सेना ने अमेरिका को चेतावनी दी है। अमेरिका की तरफ से हो रहे आक्रमण के बीच ईरान की सेना ने अमेरिका को चेतावनी दी है, अमेरिकी दूतावास पर हमले की चेतावनी दी है।
ये एक चिंता का सबब जरूर अमेरिका के लिए है, लेकिन हर जगह उसने अलर्ट जारी करके रखा है उन देशों में भी जहां पर किसी तरह के खतरे की आशंका नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं सुमित। ये डिप्लोमैट्स जो होते हैं, उनके परिवार अगर वहां पर रहते हैं तो वो सॉफ्ट टारगेट्स हो सकते हैं, और इसीलिए हर एक देश में हम देख रहे हैं कि वो हाई अलर्ट की स्थिति में है। देखिए बिल्कुल, अभी इन अटैक्स और काउंटर अटैक्स में अगर आप पूरी स्ट्रैटेजीज को समझे, अगर आप समझे कि आखिरकार ये दोनों के बीच में हो क्या रहा है। एक तरफ अमेरिका है जो उनके मेजर एसेट्स को, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को टारगेट कर रहा है, जिससे ईरान को नुकसान हो रहा है। ईरान की नेवी वीक हो रही है, उनकी एयरफोर्स वीक हो गई है, एयरफोर्स एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, एयर डिफेंस सिस्टम्स लगातार उनके वीक कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ ईरान की जो स्ट्रैटेजीज है वो उनके सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स को टारगेट कर रहे हैं। अमेरिका को वो नुकसान नहीं हो रहा जो इस समय कंपैरेटिवली ईरान को नुकसान हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट के उन लोकेशंस के ऊपर जहां पर उनके काउंसलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, या फिर उनके जो आप कह सकते हैं कि उनके ऑफिसर जहां पर रुके रहते हैं, उनके ऑफिसेज हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन उससे ईरान को वो अचीवमेंट नहीं हो रही। एक पैनिक जरूर क्रिएट हो रहा है मिडिल ईस्ट के देशों में, लेकिन उस पैनिक के बाद हासिल क्या हो रहा है? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर ईरान जो है अपनी आप मिसाइल पावर को, अपनी ड्रोन पावर को भी धीरे धीरे कम करता जाएगा, जिससे फिर अमेरिका के लिए गेम और ज्यादा बन जाएगा। सुमित, बने रहिए हमारे साथ। हम इस समय पीट हेग्सेथ का बयान सुनाते हैं कि उनकी तरफ से इस युद्ध की स्थिति को लेकर क्या कहा गया है। तो अमेरिकी रक्षा मंत्री की तरफ से यह कहा गया है कि एक टॉर्पीडो के इस्तेमाल से सिंक किया गया है सुमित इस जहाज को। और गौरव सावंत इस खबर के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, आवाज आ रही है आपको? सुमित, जो जिक्र कर रहे थे आपने भी सुना होगा, अमेरिका के रक्षा मंत्री अपनी तरफ से जो बात बता रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल, और श्वेता, उन्होंने एक बात और कही कि हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। यानी उनका सीधा फोकस है कि ईरान की हर पावर पर, हर आप कह सकते हैं उसको घेरने के लिए हर बड़े तरीके का इस्तेमाल इस समय अमेरिका करने वाला, चाहे वो आप कह सकते हैं कि उनके नेवल शिप्स को टारगेट करना हो, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना हो। जितना ज्यादा प्रेशर ईरान पर बनाया जाएगा, जितना ज्यादा अटैक उन पर अग्रेसिवली किए जाएंगे, उतनी जल्दी ये सफलता अमेरिका को हासिल होगी। और शायद इसी वजह से आप देखें कि जो शिप्स लगातार अलग अलग इलाकों में उनके सी में के अंदर मौजूद भी हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट का भी कोई प्लान नहीं छोड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि देखिए बिल्कुल हर तरीके से उनके डिफेंसिव ऑफेंसिव मैकेनिज्म्स को बर्बाद कर दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ ईरान के आसपास सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी फोर्सेज रहे या इजरायली फोर्सेज रहे, ताकि उनको कंट्रोल करना जल्दी आसान हो जाए। रिजिम चेंज की बात वो पहले डिनाई कर चुके थे। पहले उन्होंने कहा कि देखिए रिजिम चेंज करना है, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, रिजिम चेंज नहीं करना है, हमारा तो फोकस है उनकी जो मिलिट्री पावर है उसको टारगेट करना। और शायद उसी के नतीजे अगर आप देखें तो उनकी नेवी हो, एयरफोर्स हो, एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, उनकी मिसाइल हो, हर जगह पर बड़े अटैक्स आप देख रहे हैं। और शायद होगा धीरे धीरे सही कि रैंडम अटैक करने के अलावा ईरान के पास कोई बड़ा विकल्प बचेगा नहीं। पीट हेग्सेथ का बयान आप सुन रहे थे, जहां पर वो एक टॉर्पीडो के इस्तेमाल की बात करते हैं। टॉर्पीडोज एक तरीके से समझ लीजिए कि अंडर वाटर रेंज्ड वेपन होते हैं, जिन्हें आप ऊपर से या नीचे से पानी के फायर कर सकते हैं, और लगभग 40 किलोमीटर तक के दायरे में, जो आज के दौर में जो इस्तेमाल होते हैं, वो उस टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। गौरव, जिस तरीके से अमेरिका एक तरीके से बॉल बाय बॉल अपडेट्स दे रहा है लगातार, जितना वो नुकसान कर रहा है अपने दुश्मन का, वो बॉल बाय बॉल अपडेट देकर बता रहा है कि देखो एक कदम और आगे बढ़ गए, एक कदम और आगे बढ़ गए। और इस जगह पर एक ईरानियन वॉरशिप को डिस्ट्रॉय करने का जो उसने कारनामा कर दिखाया है, उसके जरिए वो ये भी दिखा रहा है कि दुनिया में के किसी भी कोने में तुम महफूज नहीं हो। अंतरराष्ट्रीय वाटर्स में, इंटरनेशनल वाटर्स में, वो भी गोल के पास, मतलब श्रीलंका के भी दक्षिणी छोर के और आगे इस जहाज को डुबाया गया है। और कुल मिलाकर अमेरिका ने अब तक इस युद्ध में 17 जहाज डुबा दिए हैं ईरान के, उसमें एक पनडुब्बी, उसके अलावा एक और पनडुब्बी शामिल है। तो कुल मिलाकर 18 जहाज ईरान के डुबा दिए हैं अमेरिका ने। और यह कहना है उनका कि अब वो ब्लू वाटर नेवी भी नहीं रहे हैं, कोई सक्षम नेवी नहीं। अमेरिका का दावा यह है कि चाहे आप पर्शियन गल्फ की बात करें, जैसे अमेरिका अरेबियन गल्फ कहता है, या अरेबियन सी की बात करें, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब ईरान के पास कोई पानी का जहाज है, कोई युद्धपोत नहीं है जिससे वो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को चुनौती दे सके। हालांकि कोस्टल बैटरीज अभी भी उसकी कुछ बरकरार हैं, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, अमेरिका ने और इजराइल ने, जैसे ही एक मिसाइल फायर करती है तो सैटेलाइट और ड्रोन्स और जो उनके टोही विमान हैं, तीनों एक साथ
अपने इंफ्रारेड पे उसे देख लेते हैं और उसी जगह अचूक वार करते हैं। और इसीलिए अमेरिका के रक्षा मंत्री और एडमिरल ब्रैड कूपर दोनों के मुताबिक अब ईरान की तरफ से जो पलटवार हो रहा है उसकी स्पीड भी कम हो गई है, इंटेंसिटी भी कम हो गई है और संख्या भी कम हो गई है। यानी उनका आकलन यह है कि अब हफ्ता 2 हफ्ता से ज्यादा ईरान एक सैन्य शक्ति के रूप में टिक नहीं पाएगा। वही चीज जो हम लगातार चर्चा करते हैं गौरव, कि कम से कम यूक्रेन की लड़ाई अगर जारी रही तो उसमें शुरुआत में ही कहा गया यूक्रेन आखिर कितने दिन टिक सकता है रूस के सामने। लेकिन यूक्रेन अकेला नहीं था, उसके पीछे जो देश खड़े थे, यूरोप के हो या सबसे बढ़कर अमेरिका, जो उसे लगातार वेपन सप्लाई करते जा रहे थे। ईरान के पास ऐसा नहीं है और इसीलिए जो 4 से 5 हफ्ते का आकलन जब ट्रंप देते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू कह देते हैं कि नहीं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा युद्ध। जो उनकी इंटेलिजेंस है और मुसाद इजराइल की जो इंटेलिजेंस है वो काफी इसमें उम्दा है। उनका भी यही आकलन है कि एक बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में ईरान अब बस चंद दिन, 1 या 2 हफ्ता युद्ध लड़ सकता है। लेकिन उनके पास अभी भी वो शाहिद ड्रोन, उसी शाहिद ड्रोन जिसको अमेरिका ने एक ड्रोन को जब कॉन्फिस्केट किया या पकड़ा तो बिल्कुल उसके जैसे उसकी हूबहू नकल करके लूकस ड्रोन बनाकर और ताकतवर बनाकर ईरान पर पलटवार करना शुरू किया। तो ईरान के पास अभी भी हजारों की संख्या में ये ड्रोन हैं और वाइटल एसेट्स और वाइटल पॉइंट्स जैसे अमेरिका का दूतावास हो गया, वाणिज्य दूतावास हो गया खाड़ी के देशों में, या फिर उनके रेडार हो गए, कोई और संवेदनशील इलाके हो गए, उन पर वार करने की क्षमता अभी भी ईरान के पास है। पहली बात। दूसरी बात, जितने युद्धपोत अमेरिका के इस पूरे क्षेत्र में है, 50,000 सिपाही, 2 विमान वाहक युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स और उसके अलावा 200 लड़ाकू विमान। अमेरिका की शक्ति लगातार बढ़ रही है, अतिरिक्त शक्ति आ रही है और ईरान की शक्ति लगातार कमजोर हो रही है। लेकिन असिमेट्रिक वॉरफेयर जो हम कहते हैं कि एक बहुत ताकतवर देश भी हो लेकिन कमजोर देश के पास अगर ड्रोन है और ड्रोन की सप्लाई लंबी समय तक है तो वो ताकतवर देश के साथ धीरे धीरे कर लंबी लड़ाई लड़ सकता है। श्वेता, जैसा भली भांति परिचित है इससे। नहीं, और वो लंबी लड़ाई उसकी दिख भी रही है सुमित। अगर हम अलग अलग दूतावास या अलग अलग जो बेसेस के ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं और वो देश जब अपना डेटा देते हैं तो उसमें आप देखेंगे 2 मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए, 15 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ बताते हैं कि ईरान को भी मालूम है कि उसके पास जो असलहा है उसकी एक सीमा है, उसे खर्च करना है सोच सोच कर। और ज्यादा बड़ी चीज जो डे 1 से वो कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ वॉर उसे बढ़ाना है अपने लिए मिनिमम कॉस्ट रख के। बिल्कुल, देखिए कॉस्ट जरूरी है, निश्चित तौर पर लॉन्ग स्ट्रैटेजीज के लिए जरूरी है, लेकिन क्या वो लॉन्ग स्ट्रैटेजीज फॉलो भी कर पाएगा ईरान? क्योंकि देखिए अभी के मौजूदा हालात में तो ऐसा लग रहा है कि देखिए जब आपकी एयर पावर निष्क्रिय कर दी गई हो, आपकी एयर सुपीरियरिटी आपसे छीन ली गई हो, आपकी नेवल पावर को खत्म कर दिया गया हो, तो आप कितने ही ज्यादा मिसाइल्स को फायर कर सके। क्योंकि जैसे जैसे लगातार अमेरिका की नजदीकी ईरान के पास बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लगातार उनका कंट्रोल बढ़ता जाएगा, फिर ये पावर भी कंट्रोल कर दी जाएगी। आप अब तक ये सारी चीजें इसलिए फायर कर रहे थे क्योंकि आपने कॉर्डन डिसाइड किया हुआ था आप अपने इलाके के अंदर से, लेकिन जब आपके इलाके में दुश्मन आके बैठ जाता है, आपके ऊपर और ज्यादा कंट्रोल रख सकता है, तब आपको आप ही के इलाके में कंट्रोल कर देता। शायद ईरान ये बात समझ रहा है। अभी एक्ट ऑफ डेस्परेशन में आप कॉन्सुलेट पर अटैक करिए, आप लगातार उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर टारगेट करिए, लेकिन कब तक? क्योंकि वो तमाम देश भी मिडिल ईस्ट के जो लगातार अब तक ईरान के साथ खड़े रहते थे, अब वो भी अपने ऑफेंसिव ऑपरेशंस की बात कह रहे हैं, वो भी अपने डिफेंसेस को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। तो एक तरीके से 1-2 देश नहीं है बल्कि कई तमाम देश जो होंगे वो ईरान के साथ इस वॉर में उनके सामने खड़े होंगे और शायद वो तमाम पड़ोसी मुल्क जिनसे ईरान गिरा हुआ है। तो शायद ईरान के लिए दिक्कतें अब इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि अमेरिका जिन बातों को लगातार कह रहा था 24 घंटे से, वो अब इन बातों को प्रूव करता हुआ आ रहा है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो ईरान के सैन्य जहाज को जो डुबोया गया है इंटरनेशनल वाटर्स में ऑफ श्रीलंकन कोस्ट, श्रीलंका की सीमा से नजदीक अंतरराष्ट्रीय जो हिस्सा है समुद्र का, इंटरनेशनल वाटर्स, वहां पर इसको किस तरीके से एक टॉर्पीडो के जरिए उस पर आक्रमण करके उसे डुबो दिया गया है। शुरुआत में खबर आई कि श्रीलंका कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जो वहां की नेवी थी उसने देखा कि एक जहाज वहां डूब रहा है, लेकिन उसके बाद यह पुष्टि की गई कि नहीं, ये अमेरिका का हमला था और ईरान का ये युद्धपोत जो पानी में समा गया है। और उस आक्रमण की ताकत आप देख सकते हैं, पानी के नीचे ही उसने प्रहार किया, लेकिन किस तरीके से वहां पर लहरें उछल पड़ी हैं, पानी की बौछार ऊंची हुई है और उसके बाद धीरे धीरे
वो सिंक करने लगता है। ईरानी युद्धपोत पर हमले की ये बड़ी तस्वीर जो हिंद महासागर से हमारे पास आ रही है, जहां आप उस एक क्षण को देख सकते हैं जब प्रहार हुआ था उस जहाज पर और उसके साथ ही उसने डूबना शुरू कर दिया था। तबाही की तस्वीर आसमान से लेकर जमीन तक और जमीन से लेकर समुंदर तक हर जगह एक एक करके जब आती है तो आप ईरान की ओर से होते आक्रमण तो देखते हैं, लेकिन कमजोर होता हुआ ईरान अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, जो अपनी मिसाइल की ताकत पर जरूर, और मिसाइल की ताकत के कारण ही अमेरिका के निशाने पर भी आया, मिसाइल की ताकत से ही उसने मुकाबला भी किया, लेकिन अब कैसे उसकी वायु क्षमता को, उसकी जो जल सैन्य क्षमता है उसे भी, नौसैनिक उसके जो हैं उन सब को टारगेट किया जा रहा है। 17 उनके जो कॉम्बैट शिप्स हैं उन्हें डुबोने का दावा अमेरिका की तरफ से अब तक किया जा चुका है। प्रणय, श्वेता, इसमें 3 अंक और जोड़ दूं क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ सामने आए थे और उन्होंने कहा कि हमने 20 जहाज जो हैं वो ईरान के डुबो दिए हैं। इसके अलावा हम पूरी तरह से अब डोमिनेट कर रहे हैं ईरान की वायु सीमा को, और ये अभी केवल शुरुआत है। जिस भाषा का इस्तेमाल किया है अमेरिका ने वो निश्चित रूप से सैन्य दंभ की भी एक गवाही देती है, जिस सैनिक ताकत की एक बानगी देते हुए उन्होंने ये कहा कि ईरान के अंदर हमारा मिशन जारी रहेगा और सत्ता के खात्मे तक, जो IRGC की सत्ता है, जो ईरान की इस्लामिक सत्ता है, उसके खात्मे तक हमारा ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और साथ ही ईरान की नौसेना को लेकर ये जो आज का ऑपरेशन हुआ है, ये निश्चित रूप से बहुत सारी चिंता की लहरें पैदा करता है। केवल इसलिए चिंता की लहरों की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये भारत के बेहद करीब हुआ है। इंडियन ओशन रीजन के अंदर ये चीजें हुई हैं और आज पीट हेग्सेथ ने इस चीज की गवाही भी दे दी। उन्होंने कहा कि हम केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ईरान की नौसेना जहां है अंतर्राष्ट्रीय जल राशि के अंदर, जहां वो अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, वहां भी हम उन्हें हंट डाउन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो सबमरीन है जिससे उसको लॉन्च किया गया, आज जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं अमेरिका के डैन केन, वो सामने आए थे और उन्होंने कहा कि मार्क 48 जो एडकैप टॉर्पीडो होता है, केवल एक बार से ये जो नौसैनिक पोत है ईरान का, इसे डुबो दिया गया। ये वो पोत है, ये वो जो टॉर्पीडो होता है जो अधिकतर अटैक जो सबमरीन्स हैं, जो सी वुल्फ क्लास या ओहायो क्लास की जो सबमरीन्स होती हैं उनके अंदर लगे होते हैं। और ये नौसैनिक पनडुब्बियां जो होती है, या माफ कीजिएगा, जो परमाणु पनडुब्बियां होती हैं और जो बड़े जहाज होते हैं उनको भी डुबोने की क्षमता रखती है। और ये वाकई अपने आप में, भले प्रणय आप दम्भ का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हर एक क्षेत्र में वहां से दम्भ के पर्याय वाले ही स्टेटमेंट्स आते हैं अमेरिका की तरफ से, लेकिन ये वाकई जिस तरह का ये ऑपरेशन हुआ है उसमें वो होना बनता भी है, क्योंकि जिस तरीके का सटीक ऑपरेशन है, आमतौर पर इस तरह के जो युद्धक जहाज होते हैं उनके पास अपनी रक्षा प्रणाली होती है। अगर उनकी तरफ कोई आक्रमण आ रहा है, उनकी तरफ किसी ने निशाना साधा है, तो वो अपने डिफेंसेस के जरिए उससे बचाव कर लेते हैं। और इनके पास भी ऐसे जहाजों, ऐसा नहीं है कि इन जहाजों के पास कोई सुरक्षा प्रणाली नहीं है, इनकी सुरक्षा प्रणाली ऐसी होती है कि कई वेव ऑफ अटैक को उससे बच सके। लेकिन अगर आज अपने टॉर्पीडो का जिक्र अमेरिका की तरफ से किया गया है तो इसीलिए कि संभलने का मौका नहीं दिया दुश्मन को। बिल्कुल ठीक कहा आपने, संभलने का मौका नहीं दिया। दूसरी बात यह भी देखना चाहिए कि जिस जहाज को उन्होंने डुबाया है उसका प्रोफाइल क्या था, वो एक कॉर्वेट है। ये बड़ा ना तो विमान वाहक पोत है, ईरान के पास कोई विमान वाहक पोत नहीं है। ये युद्धपोत नहीं था, ये युद्धपोत ही है, नौसैनिक पोत है, लेकिन कॉर्वेट थोड़ा छोटा होता है। ये कॉर्वेट था और इसे सेरेमोनियल पर्पस के लिए भेजा गया था, क्योंकि भारत के अंदर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मैसेजिंग ज्यादा है। हाँ, ये एक पार्टिसिपेशन था, उसलिए ये जहाज भेजा गया था। लेकिन बड़ा सवाल इस चीज का है कि इंडो पैकॉम ने, जो इंडो पैसिफिक कमांड है, यानी अभी तक सेंट्रल कमांड अमेरिका की इसके अंदर इन्वॉल्व थी, लेकिन अब ये दायरा इंडो पैसिफिक कमांड में भी आ गया है। यानी ये अरब सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बाद अब इसका दायरा हिंद प्रशांत के क्षेत्र में फैल चुका है। और साथ ही अमेरिका की तरफ से जो संदेश दिया गया है कि अब ईरान के युद्धपोत दुनिया के जिस कोने में होंगे हम उन्हें हंट डाउन करेंगे। आज जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कि ये लड़ाई अनफेयर ही है, ये कोई फेयर लड़ाई नहीं है, ये अनफेयर है, और हम हर ताकत का, हर शक्ति का और हर साधन का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। अनफेयर किस कॉन्टेक्स्ट में? कि मतलब आपने ईरान पर इस तरह का हमला किया, सीधे तौर पर जो खामेनेई रहे उनको पहले ही दिन लगातार बमबारी के जरिए वहां पर उनके साथ साथ और भी कमांडर्स को मार गिराया गया।
क्योंकि अमेरिका तो अपनी तरफ से जिस उद्देश्य की बात करता आया है, वो एक एक दिन वो उस उद्देश्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और ईरान भी, प्रणय, ईरान ने शुरुआत में भले दुनिया का अटेंशन खींचने के लिए या अमेरिका को यह बताने के लिए कि तुम्हारे युद्ध बेस कहीं पर भी, तुम्हारे जो बेसेस हैं वो कहीं पर भी सेफ नहीं है, तुम्हारे एम्बेसीज कहीं पर भी सेफ नहीं है, उन देशों को मैसेज देने के लिए कि कि अगर आप अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को करने दे रहे हैं तो आप पर भी हम आक्रमण करेंगे। लेकिन आज वो बिना दोस्तों के रह गया है और उन प्रॉक्सीज के साथ वो कोई युद्ध नहीं जीत सकता जिनके साथ वो लड़ाई लड़ रहा है। किसी भी लड़ाई के मोर्चे पर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आपको रसद कहां से मिल रही, रिप्लेनिशमेंट कहां से मिल रहा है, क्या आप अपने हथियारों को वापस से खड़ा कर पा रहे हैं, क्या आप जो है गोला बारूद जमा कर पा रहे हैं, अगले मोर्चे तक पहुंचा पा रहे हैं। यह लड़ाई वैसे भी बहुत असिमेट्रिक है। ईरान और के मुकाबले अगर आप इजराइल और अमेरिका की संयुक्त ताकत को देखें तो ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। साथ ही अमेरिका के रक्षा मंत्री ने आज जो कहा, मैं उनकी बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों के आपको सुराग मिलते हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है। उसके सुराग मिलते हैं जिसके अंदर अमेरिकी रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने अभी तो केवल 4 दिन की शुरुआत है। ईरान ने शुरुआत में कुछ वार किया, उन्होंने यह चीज भी स्वीकार की कि अमेरिका के जो 6 सैनिक हैं उनकी शहीदी हुई है, वो मारे गए हैं इसके अंदर, इस एक्शन के अंदर, क्योंकि ईरान की कुछ मिसाइलें सटीक तौर पर भी गिरी। लेकिन उनका यह कहना था कि शुरुआत का प्ले शायद ईरान ने बहुत अच्छे से रिहर्स किया होगा, लेकिन ये एक फुटबॉल के खेल की तरह है जिसमें आपने शुरुआत के कुछ मूव्स हो सकता है रिहर्स किए हों, लेकिन ये खेल अभी खुला है, 4 ही दिन हुए हैं। हमारे पास बहुत लंबा वक्त भी है, हमारे पास डेप्थ भी है, हमारे पास हथियार भी हैं और हमारे पास हर वो क्षमता है जिससे हम ईरान की सत्ता को हिला सकते हैं। और आप देखें कि किस स्तर के ऊपर वो वार कर रहे हैं, वो राजनीतिक स्तर के ऊपर। यह भी संदेश कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था जब आप और हम चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमने सटीक वार किया है, उस बैठक पर भी किया है जहां पर अगले नेता का चुनाव हो रहा था। अब आज रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी कहा कि वो अगला नेता कहां है, अभी तक तो वो सामने आया नहीं है और अगर वो आता भी है तो वो टारगेट पर है। यही भाषा जो है वो इजराइल की तरफ से भी इस्तेमाल की, यानी राजनीतिक स्तर पर, सैन्य स्तर के ऊपर और साथ ही जहां जहां से क्षमता हो सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर। अब पूरी तरह से ईरान की जो हवाई हद है, उसकी जो वायु सीमा है, उसको कैसे अमेरिका और इजराइल मिलकर डोमिनेट कर रहे हैं, ये भी उन्होंने आज बताया। सुमित, अगर हम ओवरऑल अभी तक जितने आक्रमण हुए हैं, जितने फाइटर जेट्स को, उनके भले ही बहुत पुराने वो फाइटर जेट्स, लेकिन जिन्हें रनवे पर ही ध्वस्त कर दिया गया या आसमान में गिराया गया, ये जो वॉरशिप्स एक के बाद एक 20 जिसकी संख्या अमेरिका की तरफ से बताई गई है, वो सारी चीजें हो रही हैं। हम कितना समझे, कितना डिप्लीट हो चुका है ईरान की मिलिट्री माइट, अगर हम कहें जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके 5वें दिन में, एक आकलन क्या लगाएंगे आप? देखिए, आकलन अगर आप करें कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत और उसके बाद आप उसके घटनाक्रम पे जाएं या फिर उसके न्यूमेरिक उसमें जाएं, सबसे पहले थी उनकी मिसाइल और उनकी ड्रोन पावर, दूसरे नंबर पर उनकी जो नेवल पावर थी सबसे इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद उनकी एयरफोर्स जो ना के बराबर थी, उनके डिफेंस सिस्टम जो ना के बराबर थे। लेकिन अगर जो चीजें डोमिनेट इस समय अमेरिका कर रहा है, वो कर रहा है उनकी पूरे के पूरे एयर स्पेस को। इसके अलावा दूसरा, अब नेवी को पूरे, अभी जो लगातार थोड़ी देर पहले अमेरिका की तरफ से, ये वॉर डिपार्टमेंट की तरफ से एक जानकारी साझा की गई कि पिछले 100 घंटे में हमने क्या कुछ हासिल किया है। उन्होंने कहा है कि हमने गल्फ ऑफ अरेबियन सी के अंदर या फिर आप कह सकते हैं कि इन इलाकों के अंदर ईरान की नेवी की पूरी की तरह उनकी प्रेजेंस खत्म कर दिया। हम लगातार उन इलाकों में डोमिनेट करते हैं, एयर स्पेस पे हम लगातार डोमिनेट कर रहे हैं पिछले कई समय से। तो आप मानिए कि 2 चीजें तो बिल्कुल इनके हाथ में आ चुकी हैं। अमेरिका भी इन चीजों को नहीं छोड़ेगा और ज्यादा बड़े अटैक करेगा। अब अमेरिका के लिए चुनौती या चिंता की विषय होगी सिर्फ और सिर्फ ये मिसाइल जो लगातार उसके अलग अलग कॉन्सुलेट्स पर, उसके अलग अलग इलाकों पर टारगेट की जा रही है। अगर वो उनके ऊपर वहां पर कारपेट बॉम्बिंग करना शुरू कर दे, मैसिव कारपेट बॉम्बिंग करना शुरू कर दे, जो मुझे अंदाजा है कि अगले कुछ घंटों में शुरुआत हो जाएगी, तो आप मानिएगा वो भी चीजें, वो भी थ्रेट लगभग अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए बंद हो जाएगी। तो ऐसे में फिर एक तरीके का पूरा ओपन प्ले ग्राउंड अमेरिका को और इजराइल को मिलेगा, जहां पर वो बड़े ऑपरेशन चला सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि शायद जो इतना टाइम लिया जा रहा है, जो लगातार 4 से 5 हफ्ते का टाइम लिया गया, फिर कहा गया कि चलिए 10 दिन के अंदर ऑपरेशन पूरे हो जाएंगे, शायद वो अगले 10 दिन, अगले 1-2 हफ्ते बहुत ज्यादा मुश्किल भरे रहेंगे ईरान के लिए, क्योंकि कई ऐसे बड़े अब टारगेट्स होंगे जमीन पर जिनको ये पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। ये अलग अलग दूतावासों को लेकर हाई अलर्ट, जो अमेरिका के अलग अलग एसेट्स पर उसके आक्रमण, ये सब विफल हो रहे हैं ईरान की तरफ से। युद्ध की शुरुआत से ही ईरान को शायद पता रहा होगा कि वो कितने दिन तक टिक सकते हैं। एक होता है जो दावे आप करते हैं, बातें करते हैं, चेतावनी देते हैं, लेकिन उसके साथ और खामेनेई को के मारे जाने के साथ ही वो चीज भी वहां पर खत्म हुई। लेकिन
अब मैं अमेरिका इजराइल का ऑब्जेक्टिव तो समझ रही हूं, ईरान का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो अपनी तरफ से इनडायरेक्टली कहते हैं कि सम्मानजनक तरीके से बात करने के लिए भी तैयार, लेकिन वो ऐसी भी कौम नजर आती है जो झुकेगी नहीं, मतलब हारेंगे पर हार नहीं मानेंगे। प्रणय, ये आप हर मैदान में देख लें, अमेरिका ने इसी तरीके की ताकत के साथ में वियतनाम के अंदर सत्ता परिवर्तन किया था 60 के दशक के अंदर, और उसके बाद वो वहां लंबे समय तक उलझे रहे थे और उसके बाद उनको वहां से आना पड़ा था। क्योंकि देखिए क्या होता है, आसमान जहां पर आपको कोई कॉम्बैट नहीं है, आपको कोई चुनौती नहीं है, उसे आप डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जमीन पर आते ही लड़ाई का डायनामिक बदल जाता है। आपको याद होगा जब आप और हम यूक्रेन के अंदर जंग को कवर कर रहे थे, तब भी हमने इस चीज को लेकर चर्चा की थी कि आखिर रूस क्यों अटक जा रहा है, रूस की जो सेना है, क्योंकि जैसे ही आप लैंड वॉरफेयर में जाते हैं, जैसे ही आप अर्बन कॉम्बैट के अंदर जाते हैं, जो डायनामिक्स हैं वो बदल जाते हैं। जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, ईरान की टोपोग्राफी जो है वो बहुत डिफिकल्ट टोपोग्राफी है, यानी जो उसका भूगोल है उसमें 60% पहाड़ियां हैं। जो माउंटेनियस वॉरफेयर होता है वो बिल्कुल ही अलग किस्म का होता है, वहां पर रेशो प्रोपोर्शन बदल जाता है। आपको एक पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए, हमारे पास कारगिल के अनुभव में भारत का भी बहुत लंबी सीमा पर्वतों वाली है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें कितनी चुनौतियां होती हैं जब आप किसी जगह हिल को कवर करना चाहते हैं या उसको कैप्चर करना चाहते हैं। अमेरिका अभी जमीन पर नहीं उतरा है, वो कोशिश करेगा कि वो अधिकतर जो ताकत है वो खत्म करे आसमान के जरिए, और उसके बाद एक व्यवस्था को वहां पर आने दे, जिसका संकेत कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा कि हम जो जिन लोगों को चाहते थे, हालांकि वो लोग नहीं रहे, लेकिन अब देखेंगे कि इसमें से कौन सा विकल्प उभर सकता है। अमेरिका की कोशिश होगी कि वहां पर जो राइवल ग्रुप्स हैं या जो रिबेल ग्रुप्स हैं, कुर्द ग्रुप्स को लेकर काफी चर्चा चल रही है, जिनको अमेरिका हथियार देता रहा, बाद में अबंडन भी कर दिया, हो सकता है कि उस कॉन्टैक्ट को फिर से उभारा जाए और साथ ही ईरान के अंदर एक अनरेस्ट बना के उस सत्ता को और कमजोर करने की कोशिश की जाए। लेकिन बहुत तेजी से इस युद्ध का पूरा रुख बदल रहा है।